नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे संबंधित पहला प्रैक्टिस किया था। उसी क्रम में आज हम लोग का दूसरा प्रैक्टिस है। जैसा कि आप लोगों से वादा किए थे और वादे के मुताबिक आ गए हैं कि हम लोग इसी क्रम में कंटिन्यू क्लासेज रखेंगे और परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर यूनिट से 2, 4, 5 ऐसे प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर हम लोग औसतन 4 मान लीजिए, ठीक है, तो मान लीजिए औसतन का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए किसी यूनिट से अगर 3 हो गया तो किसी यूनिट से 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं तो 10 यूनिट है हम लोग का हिंदी में, तो कम से कम मान के चलिए कि 50-60 हमने कहा था कि एवरेज 60 तक लगभग हम लोग करेंगे। तो उसमें आज हम लोग का ये सेकेंड प्रैक्टिस है। और चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग हिंदी भाषा और उसका विकास है दूसरा प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृत प्रकाश और जैन ग्रंथ आगम। और इन्हीं चारों को नामों को बार बार आगे पीछे करके और 4 ऑप्शन बना दिया है। जैसे सेकंड में देखते हैं ऋग्वेद, प्राकृत प्रकाश, जैन आगमन और त्रिपिटक। तो मतलब इन्हीं ऑप्शनों को आगे पीछे इर्द गिर्द करके 4 ऑप्शन बना दिया है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो कौन सा है ऑप्शन, आपका ऑप्शन यहाँ पे, तो जो ऋग्वेद, त्रिपिटक और प्रकृति प्रकाश, जैन ग्रंथ आगम, तो यही आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं या बोलियों का सही अनुक्रम है। अवधि, अपभ्रंश, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है और फिर इन्हीं को क्या है कि इर्द गिर्द फिर पहले क्वेश्चन की तरफ आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, वो होगा अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधि और खड़ी बोली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है, शंभु अपभ्रंश, जयशंकर प्रसाद अवधि, मोगलान पाली और फिर सूरदास ब्रजभाषा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, युग्म पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद अवधि। ठीक है, इनका ये भाषा मतलब बोली था, ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब आगे आप लोगों के सामने सुमेलित करने वाला, और आज की जो हम लोग की क्लास होगी इसमें सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आएगा तो अपडेट रूप में आप लोग पाएंगे। अपडेट रूप का कहने का मतलब ये है कि उससे संबंधित आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पाएंगे, और जो यूजीसी प्रॉपर पूछ रहा है उस क्वेश्चन पे हम लोग मेहनत करेंगे और वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आप लोगों को सुमेलित करने वाला और कथन निष्कर्ष वाला, अनुक्रम वाला, इस तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि ये सुमेलित करने वाला है, एक तरफ आधुनिक भाषा दिया है और एक तरफ क्षेत्रीय स्वरूप दिया है और इसका मिलान करना है। तो चलिए असमिया का हम लोग देखते हैं, क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीयता। तो असमिया दोस्तों आपका हो जाएगा मगधी का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, 3 से मिल जाएगा। राजस्थानी को देखते हैं तो ये आपका शोर सैनी से मिल जाएगा। और फिर इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लहंदा आपका ब्रांचड़ पैसाची से मिल जाएगा। और फिर इसी क्रम में हम लोग पूर्वी हिंदी को अगर देखते हैं तो ये आपका पूर्वी हिंदी है जो अर्धमागधी से मिल जाएगा। चलिए मिलान के अनुसार अगर हम लोग कूट में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ए का 3 है। ठीक है, तो ऐसा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, बी, जिसमें 3 है, बाकी 4, 1, 5। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने पूरा ऑप्शन में पहला नंबर पे ही जो हम लोग 100% श्योर है कि असम का मागधी होगा, तो फिर आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जैसा कि पिछला सेट में हम बता रहे थे कि सही टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड भी है सुमेलित करने वाला, और इसमें सुमेलित पहला सूची दिया है, दूसरा तरफ दूसरा सूची, और एक तरफ कवि या साहित्यकार का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनके रचना का नाम दिया है और बोला है मिलान करने के लिए। तो चलिए हम लोग मिलान करेंगे। ठीक है, जैसे रुद्रदास है, ठीक है, तो इनकी कौन सी रचना है, तो इनकी जो रचना है वो चंद्रलेखा है। ठीक, विशाखदत्त हैं, तो इनकी कौन सी रचना है, तो वो मुद्रा राक्षस है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो धनपाल है, सॉरी 1 मिनट, विशाखदत्त ये है, बी का ये है। ठीक है, जो अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान का क्या होगा, तो अब्दुल रहमान का आपका हो जाएगा संदेश राशक। तो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे संदेश राशक हो जाएगा। और जो अंततः बचे धनपाल, तो धनपाल का हो जाएगा आपका भविष्यत कहा।
तो ऑप्शन नंबर इनका सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कूट में देख लेते हैं कौन सा इसके अनुसार आपका ऑप्शन सही है। तो पहला का 3, अब देखिए यहाँ पे 3 2 में हो गया, बी में भी है और डी में भी है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये तो 2 आपको कैंसिल हो गए हैं, ऐसे ही ये नहीं होंगे, लेकिन 2 बचे, अब 2 में संघर्ष हो गया। तो चलिए अब हम लोग विशाख दत्त का रचना देखते हैं कि उनका रचना क्या है। तो उनका रचना है आपका मुद्रा राक्षस, ठीक। तो सेकेंड पे 4, तो देख लीजिए दूसरे में किस पे सेकेंड पे 4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में सेकेंड पे 4 है, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग को सेम टू सेम वहाँ पे जब यूजीसी क्वेश्चन दे रहा है तो हम लोग को वहाँ परीक्षा हाल में सेम टू सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, हम जैसा कि बोले भी थे आज कि ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेगा। तो जैसे एक तरफ सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकेंड दिया है, और यहाँ पे काव्य भाषा और रचनाकार का रचना दिया है। तो दोस्तों ये रहा आपका, ये है रचना आपका, ठीक है। और ये दूसरी तरफ जो है ये आपका ये काव्य भाषा है, ठीक है, काव्य भाषा, ठीक। और अब हम लोग को इसका मिलान करना है। तो चलिए देख सकते हैं, जैसा कि पहला पे क्या है, अभ्रंश है। तो ये अभ्रंश में कौन सी रचना रची गई है देख सकते हैं आप लोग। तो अभ्रंश में जो आपकी रचना है वो हो जाएगा आपका श्रावकचार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला का 5 हो जाएगा। दूसरा पे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे लौकिक संस्कृत है, तो इसमें कौन सा है, तो ये महाभारत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खड़ी बोली में अगर हम लोग बात करते हैं तो खड़ी बोली कमायनी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। और ठीक ब्रज भाषा है ये जो ब्रज भाषा है आपका डी पे, ये आपका भाषा ही नहीं केवल ये है आपका ब्रज, ठीक है। तो ब्रज भाषा है ये आपका। तो ब्रज भाषा में आपका किसका मिलान हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुजान सागर, ठीक है। तो आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोग ब्रज भाषा कर लीजिएगा। बाकी ये काव्य भाषा है और ये रचना है, ठीक है। तो अगर हम लोग मिलान करते हैं इसका तो देख सकते हैं, जैसे कि अभ्रंश का आप लोग पहले ही बताए कि यहाँ पे आपका श्रावकचार है। तो हम लोग पहला मिलान करेंगे कि पहला पे 5 किसका है, तो ए नंबर में पहला का 5 है, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग को ऑप्शन से मतलब है नहीं, कौन है कौन नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है, पूर्वी हिंदी सुर सैनी से जो है, और उसके बाद पहले ही दे रहा है पश्चिमी हिंदी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गलती हो गई यहाँ पे। पश्चिमी हिंदी जो शोर सैनी अभ्रंश है, अगला है पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, नेक्स्ट है राजस्थानी ब्राचौड़ अभ्रंश, और नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी खस प्रकृति। तो जो यहाँ पे आपका युग्म सही नहीं है वो होगा आपका राजस्थानी हिंदी, ये ब्राचौड़ अभ्रंश नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक तरफ सुमेलित करने वाला है वहीं, और एक तरफ पहला में वाक्य दिया है और दूसरे में बोली दिया है, और वाक्य को पढ़ के ये बताना है कि कौन सी बोली से है, ठीक है। नीचे कुट दिया है, जैसे मेरे को घर जाने को कुछ दिल बोल रहा, ठीक है। मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा, ये कौन सी बोली है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका 4 हो जाएगा। गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई को, और ये भोजपुरी हो जाएगा दोस्तों। ये पढ़ने से ही आ जा रहा है, जो भोजपुरी क्षेत्र होंगे वो तो फट से टपाक से पकड़ लेंगे। चलिए हमारी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और साहबखोर, तो साहबबोर, तो जो आपका यहाँ पे शाहचोर है दोस्तों, ये शाहचोर, ठीक है, बोर नहीं है, ये शाहचोर। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा इससे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन अवधि, ठीक। और जो नेक्स्ट है कि ओके बड़ो छोरो खेत में थे, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मालवी भाषा है, ठीक है, मालवी बोली है। तो अब आइए हम लोग मिलान करते हैं। जैसे ए का 4 है, ठीक है, तो 4 हम लोग पहले में देख लेंगे कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही पहला ही जो ऑप्शन है वो 4 है, आगे ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग को ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ए को मारेंगे सही और आगे निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देख सकते हैं, जैसे सुमेलित कीजिए सूची पहला और दूसरा, एक तरफ बोली है दूसरी तरफ क्षेत्र है कि ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे दे रहा है आप लोग देख सकते हैं, जैसे गढ़वाली दिया है, ठीक है। तो गढ़वाली कहाँ की है, तो ये टिहरी की है, ठीक है। तो टिहरी
दूसरा है कुमाऊनी। कुमाऊनी कहाँ की है? तो ये आपका हो जाएगा बागेश्वर। तो 4 नंबर। आप लोग बागेश्वर आजकल बड़ी सुन भी रहे होंगे, नाम चर्चा में है। चलिए उनसे हम लोग आगे निकलते हैं और पढ़ते हैं। अवधि, तो अवधि अयोध्या की बोली हो जाएगी। और भोजपुरी, तो भोजपुरी आपका वाराणसी का। तो आइए अब हम लोग मिलान करते हैं। तो गढ़वाली का कहाँ पे था? 5 नंबर पे। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है ऑप्शन जिसमें पहले 5 हो, तो एक ही ऑप्शन है ए। तो अब हम लोग यहाँ पे आँख बंद करते हैं और ए लगाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी सुमेलित वाला है और एक तरफ बोली है और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। जैसे हड़ौती, ठीक है, हड़ौती ये कहाँ का मतलब बोली है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ में 3। अगला है बघेली, ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वाली, ये कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड का है। और फिर उसी में नेक्स्ट जो है कनौजी, तो ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए हम लोग देखते हैं कि हड़ौती का 3 सबसे पहला का 3 ऑप्शन कौन है। तो यहाँ पे 2 आपके पास ऑप्शन हो गए, सी और बी, ठीक है। तो पहला तो मान लीजिए, अब हम लोग इससे अब आगे देखेंगे। बघेली, बघेली का मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अरे भाई यहाँ पे तो 2-2 हो गया। अब हम लोग मैटर फंस गया। चलिए नेक्स्ट पे फिर देखेंगे। गढ़वाली, गढ़वाली का क्या होगा? तो उत्तराखंड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है। और यहाँ पे क्या दे रहा है? गढ़वाली का 2 दे रहा है, जो गलत है, और यहाँ पे 1, तो ये सही है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग एक एक करके मिलान करना है। जहाँ से जैसे क्रम टूटे और आप लोग सही हैं तो वहाँ से उसी को आंसर सही मार के निकल जाना है। मार का मतलब सही टिक कर दोस्तों। मार का मतलब ये मतलब उसके मुक्का मुक्की और वो धक्का मुक्की नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। जैसे कि दे रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम है। चलिए हम लोग को मिलान करना है। जैसे मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। तो हरियाणवी इन्हीं भाषाओं को दोस्तों आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया और पूछा है कौन सा सही है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वो हो जाएगा आपका मैथिली, अवधी, ब्रज और हरियाणवी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम है पंजाबी, कौरवी, अवधी और भोजपुरी। और इसी को आगे पीछे कर दिया है सेम जैसे 11 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पंजाबी, कौरवी, अवधी और भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्या कह रहा है कि अवधी की प्रमुख विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, अवधी की प्रमुख विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। अवधी में ए और औ का उच्चारण क्रमशः ऐ व औ होता है। अवधी के विशेषण मूल रूप से अकारांत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अवधी में संबंध कारक के शय का प्रयोग होता है। मैं का यहाँ पे दोस्तों ये शय ना होके यहाँ पे ये मैं होगा, मैं ना होके यहाँ पे शय होगा, शय का प्रयोग होता है। और आशयी असौ ना अवधि में अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है यहाँ पे। और नीचे दिया है सही कूट को चुनना है, ऊपर जो दिए गए हैं ऑप्शन। तो इसमें से जो अवधि ए औ का उच्चारण ऐ व औ होता है, ये आपका तो ऑप्शन सही है। जो नेक्स्ट है कि अवधि के विशेषण मूल रूप से अक्रांत होते हैं, ये भी सही है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि आशयी असौ नाव और अवधि में अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये भी दोस्तों ऑप्शन सही है। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो सही होगा वो 1 2 4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि गुलाम अली, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उर्दू प्रसिद्ध लेखक व शायर नहीं है, ठीक है। गुलाम अली, जफ़र, गालिब और शाह मीरा जी। और सही उत्तर चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं जैसे कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जफ़र और गालिब ये दोस्तों प्रसिद्ध लेखक व शायर नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वो 2 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा भारी भरकम है और 15 नंबर बड़ा भी है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके पढ़ते हैं। जैसा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे दिया है और 4 ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णित है। नेक्स्ट ऑप्शन है 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोंगरी और ब्रज भाषा जोड़ी गई।
नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है कि अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। और नेक्स्ट है कि अधिनियम 1976 के अनुसार केंद्रीय राजभाषा कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो 1 नंबर पे है, और उसके बाद जो 3 नंबर पे ये है अंग्रेजी और हिंदी वाला, और फिर नेक्स्ट ये अभी जो था 4 नंबर। तो इस तरह आपका 1, 3, 4 ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन मज़ेदार है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से हिंदी के संचार माध्यम है। 4 ऑप्शन दे रहा है, इंटरनेट, BBC न्यूज़, हॉलीवुड और बॉलीवुड। तो कौन सा है दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरनेट और आपका बॉलीवुड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता है। चलिए आप लोग पढ़े होंगे तो हम लोग देख सकते हैं, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, और दूसरा है कि देवनागरी लिपि में सभी व्यक्तियों को अंकित करने की क्षमता है। आगे है कि देवनागरी लिपि में मुख वर्ण की समस्या है, और नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, कौन कौन सा। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, दूसरा है देवनागरी लिपि सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, और फिर जो नेक्स्ट सही है वो है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो वो है कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण में से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। और 4 आपका ऑप्शन दे रहा है, तो देख सकते हैं जैसे पंचमाक्षरों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे दे रहा है संयुक्त वर्णों का प्रयोग ज्यों का त्यों होना चाहिए। आगे है कि शिरो रेखा का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, और नेक्स्ट है कि संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए। ई का ई मतलब ये दोस्तों, या वाला ई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के संबंधित में कौन सा कथन सत्य है। तो वो है कि शिलालेखों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये है गद्यांश वाला। ठीक है, चूँकि गद्यांश वाला दोस्तों ये है आपके पास सामने देखिए, और नीचे 5 ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इससे संबंधित तो हमने सोचा कि एक बना दें, क्योंकि मान लीजिए गद्यांश से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, चूँकि ये बड़ा गद्यांश है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। उसके आधार पे आप लोग ध्यान से गद्यांश को देखिएगा, और इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि गद्यांश से बहुत कम ही ऐसा है, मतलब कम ही ऐसा क्या है, अब तो 2-2 गद्यांश आने लगा है। ठीक है, और गद्यांश की प्रमुखता क्या है, विशेषता कि वो आजकल के ट्रेंड में जो चला है कि इतना बड़ा दे देंगे आपके सामने गद्यांश कि आप पढ़ के फिर कहते हैं यार छोड़ो यार 5 क्वेश्चन का, और छोड़ के निकल जाते हैं। जबकि इतना आसान होता है वो क्वेश्चन कि आप लोग गद्यांश पढ़ें और उससे सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। तो आइए हम लोग पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को ध्यान दीजिए, दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को सही प्रश्न का चयन कीजिए। ठीक है, गद्यांश ऐसे आप लोग के सामने ध्यान दीजिएगा कि आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृति और अपभ्रंश की भी रचना हो रही थी। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। ठीक है, और आगे है देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने, यहाँ से आगे पढ़ रहे हैं कि अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली, परंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, शंभु पुष्पदंत और धनपाल, जिनदत्त सूरी, जोइंदू, राम सिंह आदि को अपभ्रंश कवि मानते हैं। आगे है कि कवि शंभु यहाँ पे 783 के आसपास विद्यमान थे। उनके जन्म एवं मृत्यु स्थान आदि के संबंध में कुछ भी विदित नहीं हो सका है। डॉक्टर जैन मतानुसार ये कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। पैमचेरू
ऋक्षणे मीचरयु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे। पयमचरयु पूरा नहीं लिखा जा सका, यहाँ पे है। और फिर से इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसको कि कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। मुनिंद्र उपदेश देते हैं कि राग द्वेष में दूर रहकर मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। अपभ्रंश के दूसरे, देखिए तीसरा पैराग्राफ है कि अपभ्रंश के दूसरे कवि पुंसदत्त 10वीं शताब्दी में हुए। वे शैव थे, बाद में वे अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। उनकी भी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जयकुमार चरु एवं जसहर चरु। इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई थी। परिणाम स्वरूप साहित्यिक, शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि अर्थात जो कवि धनपाल है, 10वीं सदी में भविष्य कहा की रचना की, और यह रचना मनुष्य हृदय अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। और अपभ्रंश साहित्य के समय कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्हें संदेश रासक लिखकर हिंदी के लिए एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। संदेश रासक एक खंड का भी है। ठीक है, तो ये इतना रहा बड़ा आपके पास पैराग्राफ। और ऐसे ही कंप्यूटर में दे देता है। हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो पैराग्राफ ऊपर निकल जाता है और क्वेश्चन सामने आ जाता है, और ये हम लोग के सामने समस्या हमेशा रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले पैराग्राफ को मोटा मोटा के ऊपर पढ़ लेंगे, उससे सारांश अपना निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम रहता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे बैठे हैं वो लोग पेपर भी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन पहले हम लोग हल करते हैं। जैसे निम्न में कौन सा कथन असत्य है, सत्य है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रहा है। जैसे अपभ्रंश भाषा में ने हिंदी भाषा का विकास की रुकावटें उत्पन्न की। ठीक, आदिकाल में संस्कृत और अपभ्रंश में ही साहित्य सृजन हुआ, और अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्यकारों पर नहीं पड़ा, और संस्कृत साहित्य ने जन सामान्य को प्रभावित किया। ठीक है, ये आपके सामने इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या यहाँ पे दे रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? तो आप लोग भी जानते होंगे ये बात, और कि जैसे कि आदिकाल में संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में ही साहित्य का सृजन हुआ था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जब पैराग्राफ पढ़ा, तो आइए अब पहले हम पैराग्राफ आप लोग को दिखा दें। ये रहा, जैसे देख लीजिए, ये आपका आंसर इसी पैराग्राफ से निकलेगा कि आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। ठीक है, और इसमें संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था, किंतु अपभ्रंश साहित्य पर निकटता कारण हिंदी निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि पर काम कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब हम आप लोग देख ही सकते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है कि आदिकाल में संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में भी साहित्य का सृजन हो रहा था, तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत आरंभिक हिंदी की भी कुछ रचनाएं संकलित की। शंभु तथा पुष्पदत्त कवि हिंदी के महान कवि हैं, और कवि शंभु 683 के आसपास के थे, और देवेंद्र कुमार जैन, धनपाल, जिनतन सूरी को अपभ्रंश का कवि नहीं मानते हैं। तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा पैराग्राफ में कि ये मानते हैं, और ये लगभग शासक थे, और शंभु कवि हिंदी के महान कवि थे। नहीं, ये गलत है। तो जो आपका ऑप्शन केवल सही है वो है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत हिंदी आरंभिक की कुछ रचनाएं संकलित की। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ है? तो आइए हम आप लोग को पैराग्राफ में दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित की। ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे लाइन है, और इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन हल करने हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ऐसे ही आप लोग सामने रहेगा और सेम सब सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो कर लेंगे। जैसे कि अब चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन के अनुसार कवि शंभु कर्नाटक के रहने वाले थे, और पयमचरयु ऋठिमेडी धनपाल की रचना है। पयमचरयु एक पूर्ण ग्रंथ है जिसमें राम का चरित्र है। और नेक्स्ट है कि शंभु छंद की रचना पुंसदत्त ने की थी। ठीक, तो जो आपका इसमें से कथन सत्य है वो है कि डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन कुमार कवि शंभु कर्नाटक के रहने वाले थे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये बातें आपका सीधे सीधे उसमें पैराग्राफ में लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि भविष्य कथा मतलब कहा के रचनाकार इनमें से कौन से हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों जैसे पैराग्राफ पढ़े तब तो आपका आ ही रहा है, नहीं पढ़े हैं तो ये दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, और ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि भविष्य
कहा, पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे प्रैक्टिस। तो ये तो पैराग्राफ का क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब उसमें दिया है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोगों को ये मालूम है तो आप लोग सीधे सीधे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दिया है, तो कौन है, तो धनपाल है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दे रहा है, ये भी पैराग्राफ से ही क्वेश्चन था। किड़य कुमार चरित्र कवि पुष्पदंत की रचना है, पुष्पदंत साहब थे, और धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की थी, और धनपाल अपभ्रंश के दूसरे प्रमुख कवि है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो हो जाएगा आपका कि धनपाल अपभ्रंश के दूसरे प्रमुख कवि है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह दोस्तों पैराग्राफ वाला, कंप्रीहेंशन वाला जिसे कहते हैं वो सॉरी गद्यांश वाला ये क्वेश्चन आपका 23 तक था, ये समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये आपके सामने जो 19 से 23 तक जो क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन ये समाप्त हुए, ठीक है, 5 क्वेश्चन। अब हम लोग 19, 20, 21, 22, 23 5 क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। अब हम लोग सामान्य क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने अब क्वेश्चन नंबर 24 आया है, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्न में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की है। 4 ऑप्शन दे रहा है, और ये क्या है, तो ये कूट वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन आपका कूट वाला है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अढ़ाई कुमार चरियो ये दे रहा है ऑप्शन, ठीक। उसके बाद दे रहा है कि मृछ कटिम मिलिंद पन्नो और भविष्यत कथा, ठीक है। और यहाँ पे अब हो गया, हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन दे रहा है अढ़ाई कुमारचर्यु, और फिर आपका ऑप्शन जो दे रहा है वो है मृछ कटिम मिलिंद पन्नो और भविष्यत कहा। ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि 1, 2, 4, ठीक। आगे दे रहा है 2, 3, 4, और फिर उसी में आगे दे रहा है 3, 4, और फिर दे रहा है 1, 4, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से वो हो जाएगा अढ़ाई कुमारचर्यु और भविष्यत कथा कहा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि शोरसायनी अपभ्रंश में विकसित हुई भाषाएं हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, कि शोरसायनी अपभ्रंश में विकसित हुई भाषाएं हैं, तो कौन कौन सी है, जैसे कि सिंधी, ठीक। और उसके बाद आगे क्या दे रहा है उसमें, तो आपका दे रहा है राजस्थानी, और फिर दे रहा है आपका पश्चिमी हिंदी और गुजराती, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, कुट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 4 ऑप्शन दे रहा है, लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, लौकिक संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा है, पाली मध्यकालीन आर्य भाषा है, और मध्य पहाड़ी आधुनिक आर्य भाषा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका नीचे, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2 और वो 2 व 4। जो आपका यहाँ पे है तो लहंदा आधुनिक आर्य भाषा है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि पाली मध्यकालीन आर्य भाषा है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि मध्य पहाड़ी आधुनिक आर्य भाषा है, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है, और क्या क्या है दे रहा है आपका यहाँ पे कि संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत, ये 4 ऑप्शन दे रहा है। और चारों को इर्द गिर्द जैसे अदला बदली करके उनका, और वो क्या किया है, बना दिया है आपका ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो ऑप्शन ये ऐसे सही हो जाएगा कि पहला होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका सी, 27 का सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये सुमेलित करने वाला, ठीक है। और ये बहुत मज़ेदार ही दोस्तों
क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। देख सकते हैं एक तरफ काव्य पंक्ति दिया है और दूसरी तरफ भाषा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो इसका मिलान करना है। चलिए हम लोग पहले काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं। जैसे दिया है भोर भोर आयल छी छड़ी, ठीक है। तो ये किस भाषा से है, तो ये आपका हो जाएगा मैथिली से। तो यहाँ पे ए का आपका हम लोग मिलान कर देते हैं, तो ये मैथिली हो जाएगा। नेक्स्ट है बैठ शिला की छितस छाह पे, ये किसका हो जाएगा, तो ये खड़ी बोली हो जाएगा। अगला है या आगे रस कथा प्रकाशो, ये कौन सा है, तो ये आपका ब्रजभाषा है। और भोग भोज जसमाना, तो ये कौन सा है, तो ये आपका अवधि है, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है कि सुमेलित में देखना है कि कौन सा कैसे मिला था। जैसे भोर भोर आयल छी सड़ी, तो आपका पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कूट में पहला का चार कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का ही पहला का चार है, बाकी में कहीं पे चार नहीं है। और 100% हम लोग श्योर है कि काव्य पंक्ति जो भोर भोर आयल छी छड़ी, ये आपका मैथिली है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगाना है और फिर आगे नहीं सोचना है, क्योंकि वहीं को आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे कि दिया है कि सुमेलित कीजिए और सूची एक तरफ बोली दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है और इसका हम लोग का मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। जैसे बुंदेली है, तो बुंदेली कहाँ की है, तो झांसी और जालौन की। तो हम लोग मिलान करेंगे तो ए का 2 हो जाएगा। आगे है अवधि, तो अवधि कहाँ की है, तो लखीमपुर खीरी और फैजाबाद, तो अवधि 5 से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है मारवाड़ी, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका किशनगढ़ और सिरोही। और नेक्स्ट है ब्रजभाषा, तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये आगरा और मथुरा का, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन मिलान हो रहा है, तो इस तरह आपका हो जाएगा पहला का 2। पहला का 2 देखिए कहाँ है, तो पहला का 2 जगह है, सी और डी में। तो फिर चलिए यहाँ मामला फंसा। नेक्स्ट पे चलेंगे कि अवधि कहाँ की है, तो लखीमपुर खीरी और फैजाबाद, तो 5 नंबर। तो 5 नंबर कौन है, तो सी में। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और यहाँ पे भी बोली और रचनाकार है, इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। जैसे कि पहला है मैथिली, तो ये किस रचनाकार की भाषा है, बोली है, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये यात्री की है, ठीक है, उनका यात्री ही नाम था। नेक्स्ट है अवधि, अवधि किसका है, तो मालिक मोहम्मद जैसी। राजस्थानी, तो राजस्थानी किसका है, तो ये आपका कुशल राय वाचक का। और नेक्स्ट है भोजपुरी, तो भोजपुरी किसका है आपका, तो धरणीदास का। तो आपका इसका सी। चलिए अब हम लोग नीचे कूट को देखते हैं, कूट में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो पहला का 4, जैसे मैथिली का 4, तो 4 पे बस एक ही ऑप्शन है बी में। तो अब हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सही लगाइए और ऑप्शन आगे बढ़िए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला भी क्वेश्चन सेम है, कथन और एक तरफ विद्वान दिया गया है। तो कौन सा कथन किस विद्वान का है, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो देख सकते हैं इन्होंने अपभ्रंश को अभिरादि भी भाषा कहा। तो ये किसका है दोस्तों, तो ये है आपके दंडी। तो आपका ये 4 हो जाएगा। इन्होंने अपभ्रंश को देसी नाम माला में शामिल किया, तो ये आपका कौन है, तो ये हेमचंद है। नेक्स्ट है इन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा, तो वो कौन है, तो ये आपका हो जाएंगे गुलेरी जी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जो नेक्स्ट है कि इनके अनुसार शोरसैनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य के रूप में प्रयुक्त हुई, तो ये कौन से हैं, तो ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो जो आपका ऑप्शन सही है कि पहला का 4, पहला का 4 पहले हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। तो देखिए पहला का 4 केवल डी में है, तो फिर आगे सोचना नहीं है, यहाँ पे आंसर ऐसे लगाना है और आंसर करके ठीक आगे बढ़ जाना है। तो डी यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला आप लोगों के सामने। एक तरफ क्या दिया है, क्षेत्र दिया है, और एक दूसरी तरफ क्या दिया है, तो बोली दे दिया है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे झांसी, झांसी कहाँ की बोली है, मतलब झांसी की बोली क्या है, तो बुंदेली। तो आपका यहाँ पे पहला का 4। रोहतक, तो रोहतक कहाँ का है आपका, तो ये हरियाणवी, तो रोहतक को हरियाणवी से मिलान करेंगे। सीतापुर, सीतापुर का कौन सा है बोली, तो सीतापुर का आपका हो जाएगा अवधि। और अगला है बलिया, ठीक है, जिसको दोस्तों बागी बलिया भी कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है। तो चलिए इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा पहला का 4, तो पहला का 4 एक ही में ऑप्शन है आपके पास 4, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों को उत्तर प्रदेश से दक्षिण क्रम में संयोजित कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, मालवी, बांगरू,
बुंदेली और मैथिली, और इसी चारों को क्रम आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बांगरू, बुंदेली, मालवी और मैथिली। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का मिलान करने वाला। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ बोली है। तो आइए हम लोग क्षेत्र का बोली से मिलान करते हैं। जैसे मधुबनी, मधुबनी कहाँ की है? तो मैथिली की। तो ठीक है, तो मैथिली मधुबनी क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। नैनीताल है, नैनीताल में कौन सा बोली बोली जाती है? तो वहाँ पे आपका कुमाऊनी, तो आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है भीलवाड़ा, तो यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? तो मेवाड़ी। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है झालावाड़, तो यहाँ पे कौन सा बोला जाता है? तो ये हाड़ौती। तो ये रहा। तो आइए हम लोग अब मिलान करते हैं। मधुबनी का 4 नंबर सबसे पहले है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास है बी। तो आगे फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको आंसर क्या कहते हैं घोषित कर देंगे, सही मार के आगे निकल जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सम्मिलित वाला है। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ बोली है, और मिलान करना है क्षेत्र को बोली से। तो चलिए इंदौर, इंदौर की बोली क्या है? तो इंदौर की बोली मालवी है। अगला हम लोग देखेंगे हमीरपुर, तो यहाँ के क्या है? तो यहाँ की बुंदेली है। और फिर नेक्स्ट है आपका हरदोई, तो हरदोई का कौन सा है? तो कनौजी है। और फिर जो नेक्स्ट है पिथौरागढ़, तो यहाँ का क्या है? तो ये आपका कुमाऊनी है। ठीक है, कुमाऊनी है, इसका कनौजी था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले 4 हो। तो सबसे पहले 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। और ये यहाँ पे क्या लिखा है कि आय भुजबंध दय उधर सखा के कंद डगमग पाए मग धरत धराए हैं। ठीक है, ये आपके पास एक पद दे रहा है, और आगे इसमें क्या कहा है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ के संबंध में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रहा है। ये पंक्तियाँ ब्रज भाषा की है। इन पंक्तियों में काय सर्वनाम है जो मैं का रूपांतरण है। इन पंक्तियों के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, और ये पंक्तियाँ अवधि के महान कवि जयसीकृत है। तो जो आपका यहाँ पे सही होना है, आइए हम लोग देख सकते हैं। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आगे है यहाँ पे इसका कि निम्नलिखित में सॉरी यहाँ पे रुकिए, यहाँ है हाँ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा 36 नंबर में, तो 36 नंबर में आपका जो आपका ऑप्शन सही होगा कि ये पंक्तियाँ ब्रज भाषा की है, जो ये पंक्ति दी गई है, ये ऑप्शन सही है। और जो नेक्स्ट है कि इन पंक्तियों के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ये तो ये दोनों लोग हैं। तो चूँकि यहाँ पे वैकल्पिक ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इसके अनुसार अगर दोनों पंक्तियाँ सही हो रही हैं तो हम लोग अपने अनुसार बना लेते हैं। चूँकि आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, आप लोग चाहें तो अपने तरफ से कुछ ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोग अब क्या करेंगे? तो अब कूट वाला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों को अब क्या करना है? तो कूट वाला क्वेश्चन करना है, और निम्नलिखित स्थापना एवं तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे तो आसपास में आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, पेन कागज़ का, पेन से कागज़ पे कर लीजिए, पेन कागज़ पे नहीं। और वो कूट क्या है कि ए और व दोनों सही है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, और ए आर दोनों सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्थापना पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि 37 नंबर है स्थापना। बहुरूपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे दे रहा है इसका तर्क कि हिंदी भारतीय आर्य भाषा होने के कारण बहुरूपीय समूह के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोनों आपका सही है। तो इस तरह जो आपका कूट में दिया था ए और आर दोनों सही, तो इस तरह वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पर ए सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। नेक्स्ट है स्थापना की ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी प्रदेश की 5 प्रकृति थी। ठीक है, 5 प्रकृति थी, अभ्रंश, शोरसैनी, अर्धमागधी और खस। ये आपका सही है। और नेक्स्ट है इसका तर्क, जिन्हें हम हिंदी कहते हैं, इन्हीं 5 प्रकृति की उत्तराधिकारणी भाषाओं का संघ है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39
और 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिमी भाग की बोली है, अतः इसे हिंदी राजस्थानी भी कहते हैं। और तर्क क्या दे रहा है कि पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल बीरगाथा काव्य इन्हीं का उपभाषा है। तो सॉरी, ये भी दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पे भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। स्थापना देखिए कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से अवधी और बघेली में कोई अंतर नहीं है, ये ऑप्शन सही है। और इसका जो तर्क दे रहा है कि बघेली का केंद्र मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र है, अतः इसे रिवाई भी कहते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आर भी, इसका तर्क भी सही है। तो यहाँ पे भी आपका जो कूट में दिया था ए कि ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ रहेंगे कि सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया, और इसका तर्क क्या दे रहा है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। यहाँ पे भी ये दोनों ऑप्शन सही है बिल्कुल, तो आपका यहाँ पे ये सही है। ठीक है, अगला है कि स्थापना वर्णनात्मक लिपि समय श्रम व सभी दृष्टि से उपयुक्त है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका तो सही है। और तर्क क्या दे रहा है कि यह अधिक स्थान घेरती है, तो ये दोनों आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे भी आपका ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फुट वाला ए सही हो जाएगा। 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को नहीं अपनाया, और आगे दे रहा है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएँ हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, इसका ए जो है कि हिंदी के अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को नहीं अपनाया, ये गलत है। ठीक, लेकिन संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं हैं, ये सही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जैसा कि कूट में दिया था कि ए गलत होगा और आर सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की स्थापना दिया है खड़ी बोली का आकार बहुल है, और ऑप्शन आगे दे रहा है कि इसमें अधिकांशतः अकारांत शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो खड़ी बोली का आकार बहुला है, ये तो आपका ऑप्शन नंबर सही है, लेकिन इसमें अधिकांश अकारांत शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन सही होगा अब यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसमें ए सही होगा लेकिन बी, ए सही होगा लेकिन उसका तर्क गलत हो रहा है। चलिए अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि ब्रजभाषा हिंदी खड़ी बोली, फिर से देखिए, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, और इसका तर्क क्या दे रहा है कि इसका जन्म शोरसैनी अपभ्रंश में हुआ था। तो दोस्तों ये तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, तो इस तरह ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कूट में ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी हिंदी की बोली मेवात क्षेत्र में प्रचलित है, और तर्क दे रहा है क्योंकि वहाँ म्यो जाति निवास करती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों आपका ऑप्शन सही है, तो इस तरह आपका ऑप्शन विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं कि संपूर्ण देश में भाषा के एक रूपता रखने के लिए मानक भाषा का होना अनिवार्य है, और 4 ऑप्शन दे रहा है। और नेक्स्ट जो तर्क इसका दे रहा है कि किसी क्षेत्र की आंचलिक बोली भी संपूर्ण देश में साम्यता लाती है, क्योंकि उसका भंडारण असीमित होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ना तो ये आपका स्थापना सही है, क्योंकि संपूर्ण देश में भाषा में एक रूपता रखने के लिए मानक भाषा का होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि होना अनिवार्य है दोस्तों। और जो सेकेंड इसका तर्क दे रहा है ये भी गलत है, तो इस तरह आपका यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी हो जाएगा, ना ए सही ना आर सही, तो ना उसका स्थापना ना तर्क सही, तो इस तरह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी को अत्यधिक प्रसिद्धि नहीं मिली, और आगे दे रहा है अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि हिंदी को अत्यधिक प्रसिद्धि नहीं मिली अंग्रेजी की अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्धि है आज, हाँ हिंदी है हम कहते हैं, ठीक है, भारत में, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए यूपीएससी या अन्य पेपर हम लोग दे रहे हैं, जहाँ पे अभी तो मान लीजिए हम लोग को यूजीसी में केवल हिंदी में ही आ जाता है, लेकिन जहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अगर पेपर आता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तो इंग्लिश को प्रमुखता दे दी जाती है। तो इस मामले में तो पिछड़ा है हिंदी, अधिकांशतः सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता है, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कूट ए है वो सही हो जाएगा, ए सही है और उसका तर्क आर भी सही है। अब आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 49 की 14 सितंबर 1950 को भारतीय संविधान ने हिंदी को मान्यता दी, और अगला है कि 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा कि ये तो गलत है, क्योंकि 14 सितंबर 1950 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता दी, ये गलत है।
लेकिन जो इसका तर्क दे दिया है कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह जो कूट सही होगा उस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा दोस्तों आज का हम लोग का सेकेंड प्रैक्टिस सेट हिंदी भाषा से। ठीक है, अगले हम लोग प्रैक्टिस सेट में हो सकेगा तो विगत वर्षों के केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग की अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जो हमारे नए व्यूअर हैं यहाँ पे देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, ताकि पहले ही वो जो बेल आइकन होता है ना वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑल करिए, ताकि जैसे वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए। और आज से हम लोग जैसे कि करते ही आ रहे हैं तो उसी तरह रेगुलर बेस तौर पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे, और प्रत्येक यूनिट से हम लोग 5 से 6 रखे हैं जो टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए, और जो नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले प्रैक्टिस सेट में नए जोश नए उमंग के साथ। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हिंदी साहित्य वाले के साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।